टैक्स आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन में देना पड़ता है, वो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मान लो आपने कोई शेयर बेचा, ठीक है, और शेयर बेचकर आपको प्रॉफिट होना चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपने शेयर बेचा, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो शेयर बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ हो, तभी आपको टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। मान लो आपने शेयर बेचा, बट शेयर बेचने के बाद में आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस हुआ, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जब ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, आपका शेयर भी बिकना चाहिए और उस शेयर बेचने पर आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है। स्टॉक मार्केट में 2 तरीके का टैक्स लगता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि लगता है 15%, और ये कब लगता है? ये विद इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में ही आपने कोई शेयर को बेच दिया, 1 साल के अंदर में ही आपने खरीदा और 1 साल के अंदर में ही उसे बेच दिया, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। ये विद इन फाइनेंशियल ईयर आपने ऐसा किया, ठीक है। तो अच्छा, ये टैक्स आपको कब देना पड़ता है? कि नेट बेसिस पर आपके हाथ में प्रॉफिट बच रहा है तो देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर में तो कई सारे ट्रेड हम करते हैं। मान लो आपने 1 साल के अंदर 15 ट्रेड कर दिए, कोई ट्रेड में आपने 5,000 रुपये कमाया, कोई ट्रेड में 1,000 रुपये आपने गवाया, कोई ट्रेड में फिर आपने 10,000 रुपये कमाया। तो ऐसा करते करते नेट बेसिस पर, मतलब जितने भी प्रॉफिट्स वाले आपके ट्रेड है उसमें से लॉस वाले ट्रेड माइनस करेंगे, फिर भी आपके हाथ में प्रॉफिट बच रहा है क्या? यस, बच रहा है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, कितना टैक्स देना पड़ता है? हम एग्जाम्पल को हम समझ रहे। मान लो पूरे साल भरे में आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और उस माल को 1,10,000 में आपने बेचा, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 रुपये के प्रॉफिट पर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 1,500 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये फ्लैट आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। अब इस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हो? तो इस टैक्स को तो नहीं बचा पाओगे, क्योंकि 1,500 रुपये का टैक्स आपको लग गया तो ये देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। बट आपको यहाँ पे मान लो 1,500 रुपये का टैक्स आपको लग गया तो ये पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 10,000 रुपये का जो आपको मुनाफा हुआ, या मुनाफा ना होकर आपको लॉस हो गया रहता, ठीक है, इस साल आपको ये लॉस है, तो इस लॉस को फिर आप क्या कर सकते हो? इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो। मतलब ये लॉस को आपको आईटीआर में शो करना पड़ेगा, और इसको आईटीआर में आप शो करो तभी आप टैक्स बचा पाओगे, ठीक है। आपको मान लो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो भी आईटीआर में डालो, और लॉस हुआ तो भी आईटीआर में डालो, ठीक है। आपने दिखा दिया कि आज, मतलब इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये का आपको लॉस हुआ, और नेक्स्ट ईयर भी आप ट्रेडिंग करोगे, वहां से मान लो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो जो प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये का, ठीक है, वो जो प्रॉफिट होगा 10,000 रुपये का, उस प्रॉफिट में से इस लॉस को आप माइनस कर पाओगे, ठीक है। इस लॉस को आप माइनस कर पाओगे तो टोटल आपको मतलब आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट ईयर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर। तो जो भी मतलब ईयर में आपको लॉस हो रहा है, उस लॉस को आईटीआर में शो करो, शो करोगे तभी आप नेक्स्ट ईयर उसको एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। शो करो और उसको नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होता है तो वहां से आप एडजस्ट करके इस तरीके से टैक्स बचा सकते हो। और ये जो लॉस रहेंगे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लॉस, इसको अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो। मान लो इस साल आपको लॉस हो गया, अगले साल भी लॉस हुआ, लॉस ही लॉस होता जा रहा, तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते जाओ, अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे। कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से उस लॉस को आप एडजस्ट कर दोगे, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक मैं बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो आपको लगना ही नहीं चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज कि शॉर्ट टर्म कैपिटल, मतलब 1 साल के अंदर में आपको शेयर खरीदना बेचना है, तो इस पीरियड में मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का लॉस ही होता है, बहुत कम लोग मिलेंगे इसमें प्रॉफिट वाले। तो मैक्सिमम लोगों का लॉस का अमाउंट ही ज़्यादा रहने वाला है और प्रॉफिट का अमाउंट कम रहने वाला है। जब लॉस का अमाउंट आपका ज़्यादा रहने वाला है तो ऑब्वियसली वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर एडजस्ट होने वाला है, तो टैक्स देने की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप टैक्स बचा सकते हो। अब हम समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को। तो 1 लाख रुपए तक का अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप टैक्स तो बचा लोगे, ठीक है। आपका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही है तो आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। बट सवाल अब ये आता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हमारा प्रॉफिट है तो उस पर हम टैक्स कैसे बचाएं। जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट गया, 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसका मैं आपको अब एक तरीका बताता हूँ और लीगल तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप आराम से ये टैक्स बचा सकते हो। तो टैक्स बचाने के लिए क्या करना है, अपने फैमिली मेंबर के नाम पे अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उन डीमैट अकाउंट में आप इन्वेस्ट करिए। इससे क्या करिए आपकी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहां से जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप डिवाइड करिए, ताकि जो 1 लाख रुपए की छूट दे रही है गवर्नमेंट हमें, प्रॉफिट की 1 लाख रुपए की जो छूट दे रही है, वो छूट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ जो ओरिजिनल सिचुएशन क्या है कि 1 लाख रुपए का आपने खरीदा, 3 लाख का बेचा, तो आपको 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट की छूट आपने ले लिए, तो बचा आपका प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%, जो कि आएगा 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए का टैक्स आप कैसे बचा रहे हो, आपने क्या किए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके
एक हस्बैंड का अकाउंट है, दूसरा वाइफ का अकाउंट है। आपको 1 लाख रुपए का माल ही खरीदना था, आपने 1 लाख रुपए का माल ही खरीदा, बस उसको डिवाइड कर दिया आपने 50,000 रुपए का स्टॉक हस्बैंड के अकाउंट में खरीदे और 50,000 रुपए का स्टॉक्स वाइफ के अकाउंट में खरीदे। अब जब इसको बेचे तो ऑब्वियसली 50,000 का 1.5 लाख का हुआ और ये 50,000 का ये भी 1.5 लाख का हुआ, तो 1.5 लाख का मतलब यहाँ पे 1 लाख का खरीदे थे, 3 लाख का बेचे, तो यहाँ पर भी टोटल 1 लाख का खरीद के टोटल 3 लाख का ही बेचे, ठीक है, बट अलग अलग अकाउंट में बेचे आपने, ठीक है। अब ये 1.5 लाख रुपए का आपने 50,000 का खरीदे थे, 1.5 लाख का आपने सेल किए, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख हुआ। अब 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से गवर्नमेंट की छूट कितनी? 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा गवर्नमेंट की छूट का, तो नेट प्रॉफिट कितना बचता है? 0 बचता है, तो टैक्स भी आपका 0 आएगा हस्बैंड के केस में। सेम वाइफ के केस में 50,000 का खरीदे, 1.5 लाख का बेचे, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, तो उसमें गवर्नमेंट की छूट माइनस हो जाएंगी 1 लाख रुपए की, तो बचता कितना प्रॉफिट है? 0, तो टैक्स भी 0। इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो। यहाँ 10,000 दे रहे थे सिंगल एक अकाउंट में, पर 2 अकाउंट में अलग अलग आ गए, तो टैक्स आपका बच गया। मान लो आपने फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट ओपन किया, बट उसके बावजूद भी आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स आप किस तरीके से बचा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लो अपने हस्बैंड के अकाउंट में, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा, हस्बैंड के अकाउंट में 50,000 रुपए का आपने स्टॉक किया, बट उसका स्टॉक खरीदा और उसका वैल्यूएशन बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गया। आज के तारीख में उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो अगर आप तो अभी नोशनल प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? यहाँ पे 2 लाख रुपए का हो रहा है, ठीक है। मतलब 50 में खरीदा, 2.5 लाख का वैल्यूएशन है, करंट आपने बेचा नहीं है, नोशनल आपको प्रॉफिट मतलब बुक में प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब इस पर टैक्स आप कैसे बचा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये बेचोगे तो 2 लाख का पूरा प्रॉफिट है, उसमें से एक गवर्नमेंट की छूट माइनस हो जाएंगी, तो एक का प्रॉफिट बचेगा, तो 10,000 रुपये टैक्स आएगा। तो अब आपको क्या करना? बेचना तो नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, लंबे समय के लिए खरीद के रखा हुआ है, आपको सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बेचकर वापस खरीदना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उतना ही स्टॉक बेचना है जिसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाए। अब 50,000 रुपए के शेयर हमने खरीदे, जिसमें कि हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आज के तारीख में हो रहा है। हम अगर 25,000 रुपए के शेयर यहाँ से बेच देंगे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, करेक्ट। थोड़ा मैथमेटिक्स आप स्ट्रॉन्ग रखिए यहाँ पे। अभी देखिए 25,000 रुपए के शेयर क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं, 50 के नहीं बेच रहे, सिर्फ 25,000 रुपए के जो शेयर हम बेच रहे हैं, जिसका वैल्यूएशन है 1.25। 50,000 के शेयर का वैल्यूएशन 2.5 लाख है, तो 25,000 रुपए के शेयर का वैल्यूएशन कितना होगा? 1.25। तो 25,000 में जो शेयर हमने खरीदे थे उसको हम 1,25,000 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपए का। 25,000 में खरीदे, 1.25 में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का। और 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट की छूट है, तो वो 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा नेट प्रॉफिट कितना? 0, तो टैक्स भी 0। तो इस तरीके से हम टैक्स बचा सकते हैं। तो हम और वापस से आपको क्या करना? खरीदना, क्योंकि ये शेयर हमने बेचने के लिए, हमें बेचना नहीं है, हमने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बेचा। तो ये जो 25,000 रुपए का स्टॉक आपने बेचा, इसको वापस आप खरीद लो, नेक्स्ट डे खरीद लो, या फिर सेम डे भी आप खरीद सकते हो, तुरंत तब के तब भी खरीद सकते हो, तो वापस से खरीद लो। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन उतना का उतना ही रहेगा। आज की तारीख में आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कितना है? 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 2.5 लाख रुपए ही रहेगा, सिर्फ आपने बेचकर वापस खरीद लिया टैक्स बचाने के लिए। इस तरीके से 1 लाख रुपए। तो आपको ये हर साल करना है कि हर साल आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उतने ही शेयर बेचना है जिसमें कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाए। इस तरह 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करने पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो वापस आप वो शेयर खरीद लो, क्योंकि बेचना तो नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने खरीद कर रखा है। तो इस तरीके से 1-1 लाख रुपए का आप हर साल प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। उससे क्या होगा कि आप टैक्स इस तरीके से बचाते हुए चलोगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? हर साल 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर अपना टैक्स बचा रहे हैं, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स कितना बनता है? 10,000 रुपए। मतलब हम हर साल 10,000 रुपए बचा रहे हैं, और 10,000 रुपए को आप मामूली मत समझिए। हर साल 10,000 रुपए बचाना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर साल 10,000 रुपए आपके बच रहे हैं टैक्स के रूप में, तो मंथली आपका कितना बचा है? मंथली 833 रुपीज़ आपका बच रहा है। अगर आप 833 रुपये की SIP अगर कर देते हो 20 ईयर्स के लिए, हर मतलब अगले 20 सालों तक हर महीने 833 रुपये की आप SIP करते हो 15% के रिटर्न के हिसाब से, जो कि आपका पैसा बनता है 11 लाख रुपए। आपका 11 लाख रुपए बन जाता है। सिर्फ थोड़ी सी स्मार्टनेस करने की आपको जरूरत है, तो आपके 11 लाख रुपए बनते हैं। तो छोटा मोटा अमाउंट बस समझिए कि 10,000 रुपये बचाने से क्या होगा, बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम वापस से शेयर बेचेंगे और वापस से शेयर खरीदेंगे, तो इसमें हमें फिर से ब्रोकरेज और टैक्सेस, जो शेयर ट्रेडिंग में हमें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगते हैं वो देना पड़ेगा। तो यस, देना पड़ेगा, बट इतना नहीं देना पड़ेगा ना। 10,000 रुपये आप हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके 10,000 रुपये बचा रहे हो। 10,000 रुपये थोड़ी आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगेंगे, वो कम लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा भी देता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में 2 बंदे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया? 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा और 10 साल के लिए वो भूल गया, ठीक है। 1 लाख रुपए के उसके 10 लाख हो गए। 1 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से 10 लाख रुपए, 1 लाख के 10 लाख उसके बन गए। उसने कभी स्टॉक बेचा नहीं, कभी हाथ नहीं लगाया, एक बार खरीदने के बाद वो भूल गया।
10 साल के बाद में उसका जो वैल्यूएशन था पोर्टफोलियो का वो 10 लाख रुपए का था और उसने वो स्टॉक बेचे, फिर 10 लाख रुपए के स्टॉक उसने बेचा। खरीदा कितने में था? 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख का खरीदा था, 10 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 9 लाख रुपए का, ठीक है। 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और गवर्नमेंट की छूट कितनी है? 1 लाख रुपए की। तो 9 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, बचेगा प्रॉफिट कितना? 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बचेगा। तो 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आता है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसने क्या किया? इसने हर साल अपना 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करते हुए चला, ठीक है। इसने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, अगले साल वो स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 2 लाख रुपए का। इसने क्या किया? वो 2 लाख रुपए का स्टॉक बेच दिया। 1 में खरीदा था, 2 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स जीरो। फिर वापस से 2 लाख रुपए का उसने खरीदा, 2 लाख रुपए फ्रेश इन्वेस्टमेंट उसका काउंट किया जाएगा। अगले साल उसका वैल्यूएशन हो गया 3 लाख रुपए का। अब उसने 3 लाख रुपए का जो वैल्यू 3 लाख रुपए के स्टॉक उसने बेच दिया, खरीदा कितने में था? 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 1 लाख। फिर से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर अगले साल उसका वैल्यूएशन हो गया 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में उसने बेचा, खरीदा कितने में था? 3 लाख। फिर से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसने हर साल ऐसा किया, हर साल इसने ऐसा किया। और 10 साल के बाद जो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन हो गया। उसने स्टॉक बेचा, खरीदा कितने में था? 9 लाख में। तो इस 9 लाख ही काउंट किया जाएगा ना फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो 9 लाख में उसने खरीदा था, 10 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, उसने टैक्स दिया जीरो। तो जब इसने बेचा तो इसके हाथ में आए 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए आए, बट इसे टैक्स तो देना नहीं पड़ा, ठीक है। बट इसने बार बार शेयर यहाँ पे खरीदा, बार बार शेयर यहाँ पे बेचा, तो उसको जो ब्रोकर से उसने ये ट्रांजेक्शन किए होंगे, वहाँ पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, मतलब जो ट्रेडिंग में जो टैक्सेस लगते हैं वो उसको लगे होंगे। तो वो कितने लगे? तो ये मैंने जीरोधा का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, ये कैलकुलेट किया हो, ठीक है। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं मैक्सिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ। मान लो अगर आप 9 लाख का स्टॉक खरीदते हो डिलीवरी बेसिस पे और 10 लाख का उसके बेचते हो, तो कितना ब्रोकरेज लगता है? 9 लाख का आपने खरीदा तो 1,071 रुपये का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। इसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस दोनों आ गए। वैसे तो जीरोधा ब्रोकरेज लेता नहीं है डिलीवरी में, ये सारा का सारा टैक्सेस का ही अमाउंट है। तो 9 लाख रुपए का अगर आप शेयर खरीदते हो जीरोधा के थ्रू, तो 1,071 रुपये का टैक्सेस आपको, टोटल टैक्सेस सारे प्रकार के टैक्सेस उसमें आ गए, वो लगेगा। टोटल कॉस्टिंग आपको लगेंगी 1,071 रुपये, और 10 लाख में वो सेल करते हो तो 1,057 रुपये लगेंगे। टोटल आपको लगेंगे 2,128 रुपये। अब ये 2,028 रुपये एक ट्रांजेक्शन में लगे, ऐसे 10 ट्रांजेक्शन हुए तो 2,128 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 21,280 रुपये आता है। तो 21,280 रुपये का मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको, मतलब टैक्सेस आपको लग सकता है। बट ये तो मैक्सिमम लेवल पे देखिए, हर ट्रांजेक्शन ऐसा थोड़ी हुआ है कि 9 लाख का खरीदा 10 लाख का बेचे। इधर में तो कम कम के ट्रांजेक्शन हुए, 1 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के, तो इसमें तो कम लगेंगे टैक्सेस, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम लेवल पे पकड़ के चल रहे। इसका एवरेज अगर मान लो तो कितना आना चाहिए टैक्सेस? 10,000 रुपये से लेकर तो 15,000 के बीच कहीं ना कहीं अमाउंट आना चाहिए। तो मान लो 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये भी लगे इसको। 10 लाख का स्टॉक इसने बेचा, उसमें से 15,000 रुपये भी दिया, तो 9,85,000 रुपये इसके हाथ में बचते हैं। और यहाँ पे 10 लाख रुपए का स्टॉक बेचा, 80,000 रुपये जेब से गए, तो 9,20,000 रुपये ही उसके हाथ में बचते। तो बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। इस तरीके से स्मार्टनेस करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।